नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दिवाली आने से पहले ही फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन का लेवल काफी ऊपर हो चुका है। पूरे भारत में बल्लभगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे नंबर पर पहुंच जाने से लोगों की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लंबे वक्त के बाद निर्माण कार्य शुरू हुए हैं, जिसने दिल्ली, बड़ोदरा, मुंबई नेशनल हाईवे 19 के अलावा कई जगह काम चल रहे हैं। दिवाली आने से पहले ही पॉल्यूशन की एक बार मार दोबारा से पड़नी शुरू हो चुकी है और ऐसे में बल्लभगढ़ पूरे भारत में दूसरे नंबर पर पॉल्यूशन के मामले में आया। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 300 से ऊपर फिलहाल बल्लभगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। उसी को लेकर किस तरह से पॉल्यूशन वजह क्या है आखिर और इस पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसको लेकर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, चूँकि उनकी खुद की विधानसभा भी है ये। उनसे बात कर लेते हैं। सर, पॉल्यूशन लगातार बल्लभगढ़ भारत में दूसरे नंबर पर आ गया, वजह क्या मानते हैं इसकी? जो लंबे समय से जो काम रुके हुए थे, लंबे समय के बाद कामों की शुरुआत हुई है और बारिश के बाद काम से बड़ोदरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जहाँ काम लंबा ट्रैक जो बल्लौड में है और कई फ्लाईओवर का काम है। चाहे गुड़गांव कैनाल पे फ्लाईओवर है, चाहे अपने गुड़गांव में 2-2 फ्लाईओवर काम चले हुए हैं और लंबा वहाँ पे मिट्टी भी डली जा रही है, दोनों तरफ मिट्टियों के ग्राफ है। पर फिर भी काम भी चलेंगे, पॉल्यूशन को भी हमें कम करना है। हमने कहा कि सभी जहाँ पानी डाल के रखें, पानी का छिड़काव रखें, पेड़ों पे छिड़काव रखें और जहाँ भी मिट्टी डालें वहाँ पानी, उसके बाद पानी डालने का काम करें। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि PM10 फिलहाल ज़्यादा है और उसकी वजह धूल के जो कण हैं वो हवा में हैं, इस वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। यही तो मैंने कहा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा रोड चलता है, दोनों हाईवे के बीच में बल्लौड है और दोनों हाईवे पर काम है। हाईवे गुड़गांव पे भी है, सेक्टर 3 में बड़ा काम है जो एक्सप्रेस से चल रहा है और मिट्टी से के वहाँ भराव है। मिट्टी का जो चल रहा है, मिट्टी की ढुलाई चल रही है, मिट्टी की कुटाई भी रोलर चले हुए हैं, मिट्टी उठ रही है बार बार। तो इससे क्या है कि जो लंबे समय के बाद ये काम चले हैं और बहुत जोर जबरदस्त काम चले हुए हैं, इसको समय लगेगा, पर इस आने वाले समय पानी का जो छिड़काव है पेड़ पे, पौधों पे या जहाँ भी काम है, मिट्टी को पानी पे छिड़काव करूँ। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से की गई थी, तो एक बार दोबारा से जो डेंगू के बढ़ते मामले हैं उनके लिए फॉगिंग की मशीनें मंगाने के आदेश मंत्री जी की तरफ से दे दिए गए हैं। वहीं जिस तरह से बल्लभगढ़ भारत में दूसरे नंबर पर पॉल्यूशन में आया है, उस पर भी कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के, चाहे छिड़काव की बात करें, चाहे मशीन लगाकर जो सड़कों के किनारे धूल है उसको ख़त्म करने के लिए तमाम तरह के आदेश दिए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। प्रतला से चेयरमैन नयनपाल रावत ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसान कभी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन धरने पर किसान के वेश में कांग्रेसी बैठे हुए हैं। पहले कोरोना की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और किसान आंदोलन की वजह से आम जन का भारी नुकसान हो रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हरियाणा का चौमुखी विकास करने पर लगे हुए हैं और अब जल्द ही लोगों को बल्लभगढ़ से सोहना जाने वाले मेन रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आज मॉडर्न ये पब्लिक स्कूल जो हमारा सरूरपुर गांव में है, इसके प्रिंसिपल आदरणीय हमारे प्रवेश मलिक जी हैं और इन्होंने ये खुद टीम के कप्तान भी हैं और क्रिकेट टूर्नामेंट का एक आयोजन कराया जिसमें 22 टीमों ने भाग लिया। आज इनका फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट था, तो आज उसके जो समापन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला एज ए मुख्य अतिथि। तो मैंने आके देखा कि गांव में भी बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, जो कई हमारे साथी हैं वो उनमें से निकल के भी गए, जैसे हमारे सिही गांव से जो हमारा बेटा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, लोगों को परेशानी है। देखिए, निश्चित तौर पर केवल इस रोड की बात नहीं है, आज देश और प्रदेश के बहुत सारे रोड टूटे हुए हैं, क्योंकि 2 साल से काम करने का समय नहीं मिला। कोरोना की वजह से सारे कामों की गति रुक गई थी, लेकिन अब मैं मानता हूं कि मैंने मात्र 6 मंथ मांगे, 6 महीने के अंदर कोई भी रोड, जिस रोडों की बात कर रहे हो, इनके एस्टीमेट बन गए हैं, तैयार हो गए हैं, टेंडर भी इनका हो गया है, बहुत जल्दी इनकी तैयारी हो जाएगी। नवरात्र शुरू होने के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और इस बीच बल्लभगढ़ में लोग दुकानदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए बार बार लोगों से कहा जा रहा है। बावजूद इसके बाजार में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दे रहे हैं।
मास्क के बारे में जब लोगों से पूछा जाता है तो लोग अलग अलग बहाने बनाते हैं। पता जितेंद्र कहाँ से आप? भिवाड़ी थे। बाजार में पहुँचे आप, मास्क कहाँ आपका? हैं? मास्क अरे मास्क गाड़ी में यार तो मास्क लगाना चाहिए ना। लगाना। अभी हटा। आप बाजार से आ रही हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं अभी हटाया है बिल्कुल, वो अभी बैग में रखा है। चला गया है, नहीं फिर से आ सकता है ना, जी खतरा हो सकता है ना, क्यों लापरवाही कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बात ऐसी कुछ नहीं, वो अभी बिल्कुल अभी रखा है क्योंकि गर्मी हो रही है ना फास्ट, तो उसकी वजह से दम घुट रहा था, अभी उतार के रखा है बाजार में पहुँच रहे हैं जी, नहीं तो हम लगा के रखते हैं। फरीदाबाद के सिद्धपीठ वैष्णो देवी मंदिर में तीसरे और चौथे नवरात्र को लेकर पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मन्नत मांगता है, आने वाले अगले नवरात्र तक उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मंदिर के प्रधान जगदीश भाटिया ने बताया कि मंदिर में बिना मास्क किसी को भी आने की इजाजत नहीं है और हर रोज रात को होने वाले भंडारे का प्रसाद पैक करके भक्तों को दिया जा रहा है। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध मंदिर में किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये मंदिर प्राचीन है और श्रद्धालुओं की इसमें अटूट आस्था है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जी हाँ, नवरात्रों का पवित्र त्योहार लगातार चल रहा है। आज तीसरा और चौथा नवरात्रा एक साथ इकट्ठा है। भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं, सभी के चेहरे पे मास्क हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान मास्क अनिवार्य किया हुआ था, लेकिन अब बाज़ारों में लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन वैष्णो देवी मंदिर में मास्क लगाकर आना लाजमी है और भक्तों ने खूब अच्छी तरीके से मास्क लगा रखे हैं और यहाँ पर हर काम सुचारू रूप से चल रहा है। लोग आज तीसरे और चौथे नवरात्रे की पूजा करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मंदिर के प्रधान हैं जगदीश भाटिया जी, आइए इनसे बात करते हैं। भाटिया जी, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। भाटिया जी, ये बताइए किस तरीके के इंतजाम किए हुए हैं, कितना उत्साह है भक्तों में? पहले तो महारानी वैष्णो देवी मंदिर की तरफ से पूरे देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज तीसरा और चौथा नवरात्रा इकट्ठा आया है, इस बार एक नवरात्रा कम है। इस सबको सारी जनता को बधाई देता हूँ। और जो आप देख रहे हो हमारे मंदिर में जो 9 ज्योतें जलाई गई हैं इस बार, ये ज्वाला जिस ज्योत जाती है उससे 9 ज्योतें जलाते हैं हम। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हम उसके हिसाब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अब पहले पिछले नवरात्रे पे ये गेट बंद थे हमारे, पब्लिक को अंदर आगे नहीं आया था, मगर इस बार गाइडलाइन के हिसाब से पब्लिक को छूट दे रहे हैं, मगर बिना मास्क के हम एंट्री नहीं दे रहे किसी को भी। अगर कोई एक आध नहीं आता तो उनको मास्क दे भी रहे हैं, अपने पास भी दे रहे हैं मास्क। प्रसाद की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से दिया जाता है? प्रसाद जो हमारा ऐसा है, शाम को पहले भंडारा चलता था ऊपर हाल में, वो इस बार बंद कर रखा है हमने। पैकेट बनाए हैं, तो पैकेट हम देते हैं पब्लिक को ताकि वो अपने घरों में जाके आराम से खाएं, बैठ के यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के क्या व्यापक प्रबंध है? सुरक्षा के व्यापक प्रबंध ये कि हमारे कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं। पुलिस प्रशासन को हमने पत्र दिया था, वहाँ से कल एक सिपाही आया था, मगर अभी वो व्यवस्था उनकी पूरी नहीं हुई थी। तो सेवादारों का क्या सहयोग? सेवादार लगे हुए हैं, अपने सेवादार अपने सेवा में लगे हुए हैं। एक और बताऊँ आपको मैं, हर रोज़ हमारे मंदिर के अंदर जैसे सुबह चौकी होती हैं, 1 से 4 होती है, 4 से 7 होती है, उसके बाद जो है ना आरती होती है। आरती के बाद नए नए विभिन्न कलाकार आ रहे हैं आजकल रोज़ हमारे मंदिर में, जो 8 बजे से लेके महारानी की छत तक चौकी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 9 बजे परिक्रमा लगाई जाती है हमारी, परिक्रमा देखने लायक होती है, पब्लिक बहुत होती है उसमें, वो परिक्रमा भी लगाई जा रही है। उसके बाद हम भंडारे का जो हम पैकेट है बंद लोगों को हाथों में दे रहे हैं ताकि अपने घरों में जाके खाएं। ये थे मंदिर के प्रधान जगदीश भाटिया जी, जिनका कहना था मंदिर में प्रॉपर तरीके से पूरी व्यवस्था की हुई है। 9 ज्योतियाँ, माँ के 9 रूपों की स्वरूप 9 ज्योतियाँ यहाँ पर जलाई गई हैं। मंदिर में तमाम 9 देवियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, सभी पर सोने के मुकुट हैं और ये तमाम सोना जो है, लोग जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो मंदिर की गोलक में चढ़ाकर जाते हैं। उसी सोने को इकट्ठा करके माता के ये मुकुट तैयार किए गए हैं और मंदिर के अंदर बिना मास्क के किसी को आने की इजाज़त नहीं है। और हर तरीके से शाम के समय अच्छे अच्छे कलाकार, नामी कलाकार यहाँ पर भजन कीर्तन, जागरण और चौकी करते हैं और शाम को भंडारे का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन वो भंडारा बैठाकर नहीं खिलाया जाता बल्कि पैकेट में पैक करके भक्तों को दिया जा रहा है।
कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, फरीदाबाद। कश्मीरियत की पहचान कहे जाने वाले कश्मीरी पंडितों की एक बार फिर 1990 के दशक की यादें ताज़ा हो रही हैं। 90 के दशक में उन्हें अपने परिवारों के साथ कश्मीर से विस्थापित होना पड़ रहा था। इस बीच एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को वहां बसाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आतंकवादी इस बात से बौखलाए हुए हैं। अब उन्होंने चुन चुनकर पंडितों और हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वहां से एक बार फिर परिवारों को विस्थापित होना पड़ रहा है। 1990 का वो दशक जब कश्मीर से कश्मीरियत विस्थापित हो रही थी, और कश्मीरियत वो जिनकी पहचान ब्राह्मणों से मानी जाती है, और वो दर्द आज एक बार फिर दोबारा उभर कर सामने आया है कि वहाँ आतंकवादियों की तरफ से हिंदू और ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ऐसे में न केवल कश्मीर में बल्कि दिल्ली एनसीआर में जो 90 के दशक में विस्थापित हुए थे कश्मीरी ब्राह्मण, वहाँ भी छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। हम फिलहाल फरीदाबाद के कश्मीरी भवन है ये सेक्टर 37 का, यहाँ पहुँचे हैं, और ये जो आप तमाम लोग देख रहे हैं वो ये विस्थापित ब्राह्मण हैं कश्मीरी, जो 90 के दशक में वहाँ से इन्हें विस्थापित होना पड़ा था। आज उनके मन में, उनके जहन में वो यादें एक बार फिर दोबारा ताज़ा हो रही हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मन में दुख और दर्द भी है। उनसे बात भी कर लेते हैं। एक बार वो 90 का जो दशक आप कई बार जिक्र करते हैं, लेकिन आज फिर दोबारा से वही रिपीटेशन हो रही है, क्या कहें? वो जख्म जो अब फिर ऊपर से जख्म ताज़े हो रहे हैं, जो जख्म भर गए थे, माहौल एक खुशी का छा गया था कश्मीर में 2019 से, जब से ही हुआ। बट अभी जो 5 अक्टूबर से जो शांति, जो कत्लेआम हो रहा है, जो माइनॉरिटीज़ किलिंग हो रही है, एक हमारे बड़े कश्मीर में वो बड़े मिस्टर बिंद्रू जी, वो 32 साल से जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा, वो वहाँ सेवा कर, उन्हें मेडिकल की दुकान थी, वो वहाँ पर सेवा कर रहे थे, उनको कत्ल कर दिया गया दिन दहाड़े। और हमारे एक बिहार से थे बेचारे, वो वहाँ पर अपनी जीविका, रोजी रोटी चला रहे थे, जो बेलपूड़ी बेच रहे थे, पासवान जी, उनका भी कत्लेआम कर दिया। मतलब ऐसी किलिंग्स होने लगी हैं कि वही दहशत बिठाना चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से फिर वापस चला जाए, ताकि लोग वापस जा रहे थे, काफ़ी लोग वापस, करीब 3-4 हज़ार फैमिली वहाँ पर विस्थापित हो गई थी और वापस जाना चाहते, और भी मतलब लोग सोच रहे थे कि अब वापस चला जाए किसी तरीके से। और 2 दिन के बाद उन्होंने एक सिलेक्टिव किलिंग हो रही कि हमारी बहन अपने सिख कम्युनिटी से जो प्रिंसिपल थी वहाँ पर पढ़ा रही थी बच्चों को, उनको स्कूल से निकाला, और एक हमारे भाई मतलब हिंदू भाई मिस्टर दीपक चांद, उनको निकाला और उनका आइडेंटिटी कार्ड पूछा, और उसके बाद उनको गोली तुरंत मार दी गई। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जिक्र कर रहे हैं, और मैं अगर आपको देखिए टी शर्ट पर आखिर कब तक कश्मीर लेट्स अस यूनाइट, और ये जो खून के धब्बे का जो सिंबॉलिक आप यहाँ देख रहे हैं, ये उसकी याद दिलाता है कि 90 के दशक में जो हुआ था वो एक बार फिर दोबारा से उभर कर सामने कश्मीर में आ रहा है। वजह क्या मानते हैं? ये बिल्कुल सिलेक्टिव किलिंग हो रही है इस वक्त कश्मीर में, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसमें हिंदू, सिख भाई, सारे ही जो नॉन मुस्लिम हैं उनको सिलेक्टिव कर करके उनको मारा जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ शांति फिर से फैले, जहाँ पर शांति का एक दौर शुरू हो गया था और लोगों में एक अपने में फीलिंग आ गई थी कि हम कश्मीर को वापस शायद पा रहे हैं और सब जाके वहाँ पे खुशी से रहेंगे। लेकिन उस खुशी को बर्बाद करने के लिए मैं तो ये कहूँगा वहाँ के कुछ लोकल जो तंजीमियत हैं जिनका उससे लेना देना ज़रूर है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से भी ये हो रहा है, और ये क्लियरली पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको इमीडिएटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार को इसको कुचल देना चाहिए, और पूरी पावर के साथ, पूरी माइट के साथ, इस माइट के साथ हम कश्मीरी सारे इकट्ठे रहेंगे, सारे हिंदू वहाँ जाएंगे, हम सब तैयार हैं। इस बार या आर या पार की लड़ाई होगी, अब सब ने रहना है और इकट्ठे रहना है, ये हमारा सबसे बड़ा नारा है और हम इसके साथ खड़े रहेंगे। परिवार को शहीद का दर्जा जरूर मिलना चाहिए, उन परिवारों को सामना कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। और ऐसे में साफ तौर से ये जो कश्मीरी पंडित हैं, इन्होंने 90 में भी वो दशक देखा है, और आज एक बार फिर दोबारा से वही परिस्थितियां कश्मीर में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसी की वजह से ये तमाम जो लोग हैं रोष जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में 35 वर्षीय दिव्यांग ममता देवी अपने पति की मौत के बाद ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। ममता उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आई हैं जो अपने आप को परेशानियों के सामने अकेला पाकर अपने जीवन को समाप्त कर लेती हैं। ममता का कहना है कि जिंदगी में मुसीबतें बहुत आती हैं, लेकिन उन मुसीबतों से हार मानने की जगह उनका सामना करने में ही असली जिंदगी जीने का मजा है।
ये हो गए आपके 7 महीना हो गए। घर वाला ख़त्म हो गए, इसी वजह से लव में चला रहे बाल बच्चे पालने के लिए। तो कैसे शुरुआत हुई उसकी, कैसे आपने सीखा है, क्या सोचा था चलाने के लिए? पहले सीखे थे, पहले कंपनी में काम करे थे, उसके बाद में मोटापा से मतलब दूसरे बार छोड़ दिए तो ना लिए कोई, तो गाड़ी अपने चलाने के शुरू कर दी। तो अब किस तरह से चलाते हैं, कितना कमाई हो जाती है दिन में, किस तरह? यही 500-600 रुपया हो जाए। तो किस तरह के हालात रहे जब पति आपके एक्सपायर हो गए, उसके बाद किस तरह से आपने इसको चलाना सीखा? फिर आपने पहले सीखे थे, 2-3 शुरुआत महीना लगा। कैसे किया, किसने सिखाया आपको? मेरा देवर सिखाए थे। अब रिक्शा अपना जो चलाते हैं आप, कहाँ कहाँ पे चलाते हैं, किधर जाते हैं? बाईपास 29 से लेके बड़कल तक। तो कोविड में किस तरह की परेशानियां रही कि जो आपने रिक्शा चलाने का फैसला लिया? भैया मेरा यही है कि मतलब खाने पीने की दिक्कत परेशानियाँ है, बाल बच्चा पालने के, अब लड़की बड़ी हो गए, इस वजह से भाई शादी ब्याह करना है। छोटा छोटा लड़का है, 5 साल के, एक 4 साल के, एक 9 साल के, लड़की 17 साल के है। तो लोगों ने मदद करने की कोशिश की, कोई लेकिन नहीं करा। और ये मतलब परेशान थे, इसके उनके आदमी विकलांग थे, पहले बड़ी गाड़ी चला करे बॉम्बे, पुणे, महाराष्ट्र, तो उनके पैर की नस ब्लॉक हो गई और विकलांग होते उनने ये गाड़ी बेटी बार रिक्शा निकाला। तो जब ये घर पर रहती थी का, तो अब उन्हें 3 साल चलाया। 3 साल के बाद ये बेचारे ख़त्म हो गए। 3 साल बाद कोविड में ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद फिर इनका ये बोली कि अब इन्हें कंपनी में नौकरी नहीं मिली थी कोई भी है। उस समय कोविड में बहुत महामारी चल रही थी, नौकरी नहीं मिली। अब इन्हें ये बोली मेरे को गाड़ी सिखा दो। मैं भी पहले बड़ी गाड़ी चलाता था, मैंने गाड़ी चलाई, इनको गाड़ी सिखाई। बहुत डर भी लगा इनका, हिम्मत बहुत मानी इनका, हिम्मत वाली लेडीज बहुत बेचारी का। ये तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।